मित्रों, पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें G00, G01, G02, G03 और तमाम सारे कोड के बारे में, जी कोड के बारे में डिस्कशन किया था। थोड़े से जी कोड ये और बचे हुए हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जैसे G17 एक्स वाई प्लेन, G18 जेड एक्स प्लेन और G19 वाई जेड प्लेन। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको देख करके ये देखिए सीमेंस न्यूमेरिक का ही दिया हुआ है। इसमें देखिए ये G17, G19 और ये G18 है। तो हमारा पर ये देखिए एक्स और जेड में हम चलते हैं ना, काम करते हैं। तो हमारा ये जो प्लेन है, यहाँ पर हम G18 यूज़ करेंगे, अपने में हम G18 यूज़ करेंगे। तो लेकिन अब इस समय जो मॉडर्न मशीनें हैं उनमें से G19 और G17 का यूज़ नहीं करते हैं। द अवेलेबल प्लेन सो नो G17 to G19 codes are used. This is now changing as the era begins in which live tooling. तो इसमें जो है अब इस समय कम यूज करते हैं, पर इनमें जो मशीनें हमारे पास हैं, पुरानी मशीनें हैं, उनमें यूज होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करते हैं, यूज होता है। तो इसमें हम इनका यूज़ बहुत विधिवत रूप से करते हैं। ये हमें मालूम ही होना चाहिए कि हमारा G17 क्या है, G18 क्या है, G19 क्या है। जब भी आप मिलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे या लेथ का प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सब का यूज़ पड़ेगा। अगर आप इनके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं होंगे तो फिर आपको प्रोग्राम बनाने में, समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम अच्छे प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको अच्छी चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। किसी में यूज हो रहा है, किसी में नहीं यूज हो रहा है। हो सकता है आपको कभी किसी पुरानी मशीन से ही पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर क्या यूज़ नहीं करेंगे आप इसको। ऐसा तो है नहीं कि रोज़ कोई मशीन बदल देगा। इतनी सारी महंगी मशीनें हैं जो रोज़ बदली भी नहीं जा सकती हैं। तो इनके बारे में हम विधिवत रूप से जानें और जानने की कोशिश करें। बिना इनके जाने हुए हम आगे का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ G30 रिटर्न टू सेकेंडरी होम पोजीशन मशीन 0 मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो हम जो अपनी मशीन में देते हैं जी लगा करके, G00 करके हम देते हैं X200, Z150, तो वो होम नहीं है। सीमेंस का जो होम पोजीशन होती है G75, X0 और Z0 होता है। तो इसमें से हम X0, Z0, लेकिन हम दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले करके X200 और Z150 यानी इस टरेट को हम कहीं पीछे ले लेते हैं। जब पीछे हम ले लेते हैं, इस टरेट को हम जो है पीछे ले लेते हैं। ये टरेट हमारा जो है ये पीछे ये रहता है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए पीछे कर लेते हैं कि टूल चेंज करने में कहीं ऐसा ना हो कि कुल से वो टक्कर खा जाए और किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो हम उसको सेफ पोजीशन में खड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ G54 होता है। अब G54 to G59 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, G54 और G59 तक के जो कोड होते हैं वो हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हमारा ये 8 टूल का टरेट यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें हम 8 टूल लगा रखे हैं, तो पहले फर्स्ट बार हम सभी टूल का ऑफसेट लेंगे। लेकिन हमारे पास अगर ये जॉब थोड़ा सा बड़ा आ गया या छोटा आ गया या किसी तरह का कोई डायमेंशन चेंज करना हुआ, तो इसमें से हम एक मास्टर टूल सेट करते हैं। एक मास्टर टूल, जिस मास्टर टूल को हम सेट करते हैं उसका हम ऑफसेट अगर ले लेते हैं तो सारे टूल
जितना मास्टर टूल आगे या पीछे खिसक जाएगा ऑफसेट में, उतने सब टूल आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम G54 का यूज निश्चित रूप से करते हैं। G50 का यूज अगर नहीं करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से हमेशा रहेंगे, इस प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि G54 नहीं करेंगे, हर बार हम हर टूल का ऑफसेट लेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। G54 लगा दिया तो हमने एक टूल का जो मास्टर टूल है उसका ऑफसेट ले लिया और सारे टूल उसी पर आ गए। तो G54 का यूज हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, हर मशीन में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जो सीमेंस की है उसमें G54 का मतलब यही है कि यहाँ पर अगर ये टूल ये हमारा जाब अगर बड़ा या छोटा हो गया 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में भी अगर ये टूल यहाँ टरेट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टकराएगा और इसकी टिप टूट जाएगी, इनसाइड इसकी टूट जाएगी। तो हम एक मास्टर टूल का ऑफसेट ले लेते हैं जिससे हमारे सारे टूल का ऑफसेट उसी मास्टर टूल पर सेट हो जाता है। इसलिए हम G54 का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें आप देखिए कि हम कौन से कोड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम देखिए G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग दोनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेना आपको ज़रूरी है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ से यहाँ Z0 सेट किया, Z0 से अगर हम इधर को चलेंगे तो Z में माइनस चलेंगे, इधर चलेंगे तो Z में प्लस चलेंगे। वो अगर इसके सेंटर से ऊपर चलेंगे तो X में प्लस चलेंगे और नीचे चलेंगे तो हम X में माइनस चलेंगे। तो इसके लिए हम ये क्या नाम है प्रोग्रामिंग यूज जो करते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हम एब्सोल्यूट में सारी डायमेंशन Z0 से ही मेजर करेंगे, सारी डायमेंशन यहाँ से मेजर करेंगे। इसी रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक कटिंग कर लिया, फिर हम नेक्स्ट कटिंग यहाँ से करेंगे। तो हमारा एब्सोल्यूट में ये करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल में मैंने मान लिया 10 mm इस पीस को कट कर लिया और फिर हमें 10 mm का दूसरा डाया बनाना है, तो हम 10 mm फिर से डाल देंगे तो वो 20 अपने आप ले लेगा। इस तरह से इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दोनों ही प्रोग्रामिंग का यूज़ हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। और इसके बारे में आपको विधिवत मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर हम एब्सोल्यूट लगाएंगे, कहाँ पर हम इंक्रीमेंटल लगाएंगे। ये चीज़ें जो हैं प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और ये कोड आपको पूरी तरह से आने चाहिए। इसमें देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पूरी से क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें तो जो मैं वहाँ क्लास में बताता हूँ आपको, मैं वही चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको ये भूले ना, बिल्कुल किसी तरह की कोई भूल आपसे ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए। इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। फानुक में हम U और Z यूज करते हैं तो फानुक का थोड़ा अलग कोड हो जाता है, लेकिन रहेंगे वो G कोड ही, ISO कोड ही रहेंगे, इसीलिए कोड थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो साइकिल बेस है, मैं साइकिल में सब वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो उससे हमारा साइकिल बेस से जो है ज़्यादा G कोड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको G कोड में फानुक में बनाने पड़ेगा तो आपका G कोड का भरपूर यूज करोगे। जैसे इसमें देखिए G90 और G91 का यूज़ पूरी तरह से फिगर में समझाया गया है। इसको आप देखिए और समझिए किस तरह से हम जो है G90 और G90 का यूज़ करते हैं। ये हमारा इसमें पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, इसमें हमारा है G94, G95, G96, G94 फीड रेट पर मिनट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। G95 फीड रेट
पर रिवोल्यूशन, यानी इसके जो ये हमारा स्पेंडल चल रहा है, इसके एक रिवोल्यूशन में ये टूल कितना आगे बढ़ेगा। और G94 में फीट रेट पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये टूल कितना आगे बढ़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें, दोनों फीट, अगर फीट आपने किसी तरह से गलत डाल दिया तो मशीन आपकी ज़रूर डैश मार जाएगी, एक्सीडेंट करेगी ही करेगी। तो फीट को हम बिल्कुल ये देख करके, सोच समझ करके फीड रेट सेलेक्ट करते हैं। और जो नॉब है उसमें फीड रेट का, उससे ये दोनों तरह की फीड कंट्रोल होती हैं। तो जिस समय हम साइकिल स्टार्ट करते हैं तो हम फीड को बहुत कम रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये टूल सीधे यहाँ से चले और यहाँ टकरा जाए। तो हम फीड को उस टूल नाव से दोनों तरह की हम फीड को कंट्रोल करते हैं। हमने आपको प्रैक्टिकल के समय दिखाया भी है कि किस तरह से फीड कंट्रोल करते हैं और कितनी फास्ट टूल G00 में आता है। तो ये चीज़ आप देख भी चुके हो। G96, अब G96 का यूज़ कांस्टेंट सरफेस स्पीड, यानी कांस्टेंट सरफेस स्पीड का मतलब ये हुआ कि आप फेरस मेटल में काम कर रहे हैं, नॉन फेरस में काम कर रहे हैं, या स्टील में काम कर रहे हैं, या आप कार्बन, हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील, या आप जो है हीट ट्रीटेड स्टील पे काम कर रहे हैं। तो इन सब की सरफेस स्पीड बिल्कुल अलग अलग होती है और ये डेटा शीट में मिलती है आपको, ये डेटा रहता है। ये याद करना बड़ा मुश्किल काम है कि किस मटेरियल की कौन सी कितनी स्पीड होगी। 2-4 मटेरियल का आप याद कर लोगे, लेकिन फिर डेटा शीट से आपको देख करके ही रखना पड़ेगा, इसमें स्पीड रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट स्पीड ये होती है, जैसे इस फिगर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डायमीटर ज़्यादा है, स्पीड कांस्टेंट करने के लिए इसको ज़्यादा RPM चाहिए। और यहाँ पर टेपर है तो यहाँ पर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर तेज़ होगी, जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। और अगर स्ट्रेट लाइन में आ गए तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका है G96 S200, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है, और हमारा LIMS 1200। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब कौन सी स्पीड किस पे कितना देना है, आप 1500 दे रहे हो, 1600 दे रहे हो, मिनिमम RPM के क्या दे रहे हो, ये सब डिपेंड करता है मटेरियल पर। किस तरह का आप मटेरियल चाह रहे हो, किस तरह की आप सरफेस फिनिश चाह रहे हो। अगर G96 का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी सरफेस फिनिश, जो इस पे सरफेस की फिनिश है, वो हमें ठीक नहीं मिलेगी। तो G96 का यूज हम बहुत सोच समझ कर करते हैं। G96 बिल्कुल लगाएंगे, नहीं तो ये जो हमारी ये सरफेस मिल रही है, ये सरफेस हमारी ठीक नहीं मिलेगी। ये सरफेस अगर ठीक नहीं मिलेगी तो टूल जो हमारा जॉब है हमारा, वो फिर क्वालिटी कंट्रोल में पास नहीं होगा। जो चीज़ हम चाह रहे हैं CNC मशीन से, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और ये मैनुअल संभव नहीं है, मैनुअल नहीं कर सकते हैं हम इस चीज़ को, मैनुअल कर पाना आसान नहीं है। ये कैड और कैम से सॉफ्टवेयर ही इसको ये चीज़ कर सकता है। तो G96 का यूज़ इस तरह से हम करते हैं। कांस्टेंट कटिंग स्पीड, ये इतने कोड जो हमने बताए हैं, यही ज़्यादातर कोड लगते हैं। इसके बाद फिर थोड़े से M कोड लगते हैं, जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि भाई M कोड कौन कौन से लगते हैं। M कोड जो हैं वो मशीन कोड होते हैं, उन पे जो है मशीन के फंक्शन डिपेंड करते हैं कि मशीन किस तरह से चलेगी, टरेट कैसे इंडेक्स होगा, जैसे इंडेक्स हो रहा है, मशीन कब स्टॉप होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, कूलेंट ऑन करने के लिए क्या है, और इसका जो भी है तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो M कोड में बनाती हैं। और ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, ये ISO कोड नहीं होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकता है, ये उसके लिए छूट दी गई है। लेकिन G कोड हमारे ISO होते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड यही कोड चलेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। M कोड जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो अलग
अलग अलग बना लेते हैं, उनमें कोई वो नहीं है। उनको थोड़ी सी इस बात की छूट दी जाती है कि भाई एम कोड में कूलेंट कब ऑन करना है, किससे ऑन करना है, आपकी जो है बेल्ट कब चलेगी, जिसमें चिप गिरते हैं। तो हमारी ये इस तरह से एम कोड थोड़े अलग हो जाते हैं हर मशीन के। तो एम कोड की लिस्ट उस पर लगी रहती है, जी कोड आपको आने ही चाहिए। जी कोड बिल्कुल, जितने जी कोड लगेंगे प्रोग्रामिंग में वो आपको आने चाहिए। तो प्रोग्रामिंग करते समय जी कोड ISO रहते हैं। धन्यवाद।